प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसमें कुछ प्रश्न इनका आप बार बार अभ्यास करें और इनको अच्छे से याद कर लें। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस के अंदर होता है। इसी प्रकार से यहाँ इसके उत्तर टिक कर दिए गए हैं, आप इनको देख लें। फिर दूसरा प्रश्न इसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे वह इसका खाली स्थान कहलाता है। तो ये गलनांक कहलाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.15 केल्विन या 273 केल्विन ये होता है। जल के कणों की ऊर्जा खाली स्थान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा के बराबर होती है, तो 373 केल्विन पर। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो इसको सभी अच्छे से याद रखें। इसी प्रकार एक शब्द एक वाक्य वाले छोटे जो है, जल का गलनांक केल्विन में कितना होता है? तो 273 होता है। 300 केल्विन तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 में से 273 को घटा देंगे तो घटाने पर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दाब का एसआई मानक क्या है? तो पास्कल है। और इसी प्रकार तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। इसी प्रकार हम देखें कुछ प्रश्नोत्तर इसमें। जैसे पहला है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या अर्थ होता है? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। तो ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि वाष्पन से आप क्या समझते हैं या वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलना की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण जैसे कपूर या नौसादर, इसमें ऊर्ध्वपातन की घटना होती है। फिर अगला प्रश्न है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? तो गलनांक वह स्थिर ताप जिस ताप पर गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें कि एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें, जैसे गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। तो उत्तर यहाँ लिखा है, आप उसको आसानी से पढ़कर देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम देखें कि गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों हमको पहनना चाहिए? तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। सूती कपड़े जल का अवशोषण अधिक करते हैं। हमारा पसीना अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत होता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। फिर अगला है कि जैसे एसीटोन या इत्र की शीशी इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है? तो ये एसीटोन एक वाष्पशील प्रकृति का होता है। एसीटोन या इत्र जब हथेली पर गिरता है तो कण आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हमारी हथेली को शीतलता महसूस होती है। इसी प्रकार हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा है तापमान। अन्य प्रश्नों में हम देखें कि जैसे तापमान को केल्विन इकाई में बदलिए, तो जितना डिग्री सेल्सियस में रहेगा उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो जो आएगा वो केल्विन होता है। जैसे 27 में 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन बन जाता है। इसी प्रकार जो भी तापमान दिया गया डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ देना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि तापमान केल्विन में दिया गया, इसको डिग्री सेल्सियस में लाइए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 को घटा देना है। जैसे 300 में से 273 घटाया तो 27 डिग्री आ गया। 573 में से 273 घटाएंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस प्रकार से केल्विन वाले को हम इस प्रकार से बदल सकते हैं।
एक अन्य प्रश्न में देखें कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती। तो जल की जो बूंदें नजर आने का कारण है कि जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो जो वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है वाष्पीकरण के कारण। तो इस कारण से कांच के गिलास पर जल की बूंदें बाहर की ओर नजर आती है। तो ये अध्याय 1 के प्रश्न थे। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो विलयन कहलाता है। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। जैसे पहले का आ है, दूसरे का ब है, तीसरे का ब, चौथे का अ और पांचवे का अ है। तो इनको अच्छे से याद कर लें। इसी प्रकार रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा ये शब्द यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, आप वीडियो को रोककर देख लें। इसी प्रकार हम प्रश्नोत्तर में आए तो पहले एक प्रश्न है जैसे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। अगला है मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित पदार्थों को निश्चित अनुपात से मिलाने पर बनने वाले पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर अनुपात अनिश्चित होता है और उसमें उसके गुण विद्यमान होते हैं अवयवों के, तो इसको कहते हैं मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बाद अगला प्रश्न हम देखें कि तत्व किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। यौगिक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, मिश्रण में अनिश्चित होता है, इसमें निश्चित अनुपात होता है, बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें तो टिंडल प्रभाव कौन कौन से प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से होंगे। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले नमक का घोल, दूध, कॉपर, तो इनमें से कौन सा होगा। तो दूध और स्टार्च ये दोनों टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो हमको ये याद रखना है मिश्रण और यौगिक में कौन कौन से अंतर होते हैं। इसी प्रकार हम देखें अगला प्रश्न, कोलाइड के 4 गुणधर्म। कोलाइड्स के 4 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो 4 गुणधर्म याद कर लें। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में कौन कौन से अंतर होते हैं, तो यहाँ पर 4 अंतर दिए गए, धातु के 4 गुण और अधातु के 4 गुण। इस प्रकार से अध्याय 2 के प्रश्न अच्छे से याद करें। इसी प्रकार हम अध्याय 3 में देखें तो अध्याय 3 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो वो अणु कहलाता है। तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, किसकी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2। तो इसी प्रकार हम यहाँ उत्तर इसके टिक किए हैं, इनको देख लेंगे। रिक्त स्थान है, इनके उत्तर यहाँ नीचे दिए गए हैं। सत्य सत्य है, इन कथनों को अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। इसी प्रकार हम देखें एक वाक्य एक शब्द वाले में उत्तर में कि जैसे संयुक्ता किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2, इसको याद कर लें अच्छे से। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होता है, NaCl। कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखें जैसे अणु, तो अणु से आप क्या समझते हैं। तो अणु किसे कहा जाता है, तो किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस
तो एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं वह अणु कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। फिर हम देखें बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणु आयन से मतलब क्या होता है, वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। और बहुपरमाणु आयन पर एक निश्चित आवेश होता है। फिर IUPAC का क्या अर्थ होता है, तो IUPAC का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह रासायनिक यौगिकों को नाम देने की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे IUPAC कहा जाता है। इसी प्रकार हम इस पाठ में और देखें महत्वपूर्ण प्रश्न में, जैसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं, कि डाल्टन के परमाणु की 3 विशेषताएं हैं, इसको याद कर लें। कुछ यौगिक के आणविक सूत्र, जैसे सोडियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होगा, तो Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। फिर हम देखें कि यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताने, से बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है COH2। तो इसमें कौन कौन से, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तीन तत्व है। कौन कौन से तत्व, 3 तत्व विद्यमान है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें विद्यमान है। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन इसमें होते हैं। अगर हम अध्याय 4 परमाणु की संरचना, इस अध्याय में देखें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें कि जो स्मरणीय बिंदु की परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी और कैथोड किरणों से। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ये किसी भी वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न में पूछा जाए तो हमको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखें अगला जो है कि परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसे कहा जाता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे हम A से दर्शाते हैं। इसी प्रकार हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें कि समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहा जाता है, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो वो समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है। उदाहरण के रूप में जैसे प्रोटियम या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिकों के उपयोग क्या होता है, तो समस्थानिकों के कुछ उपयोग है, जैसे यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये समस्थानिक हो गए। और समभारिक किसे कहा जाता है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या इसमें समान हो तो ये समभारिक कहलाते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। अन्य रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जैसे सही विकल्प है, तो सही विकल्प में जो दिए गए हैं इनका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां। इसी प्रकार रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को देख लें और रिक्त स्थानों में सही शब्द क्या आएगा वो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। फिर सत्य में देखें तो जैसे पहला वाला ये असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है। फिर यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ एक शब्द एक वाले उत्तर, एक शब्द वाले या एक वाक्य वाले। कैथोड किरणों की खोज तो E. गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन के समस्थानिक तो समस्थानिक है, इसमें क्या समान होगा, ये 17 दोनों में है पर परमाणु
भार इनका अलग अलग होगा। तो 35 और 37, नीचे दोनों में 17 लिखा, ऊपर 35 और 17 लिखा है। और अगला प्रश्न हम देखें तो जैसे यहाँ कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण दीजिए। तो कार्बन और परमाणु, सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका 2,4 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा 2,8,1, 2,8,1। ये हो गया। फिर अगला है कि अगर किसी परमाणु कि K और L सेल भरा हुआ, K और L भरा हुआ है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो K और L भरा हुआ है, मतलब 2 और 8 भरे हैं, तो 2 और 8 10 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें 10 होगी। इसी प्रकार हम देखें समस्थानिक क्या होता है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो पर परमाणु भार समान है तो समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन चैडविक ने। ये हमको याद रखना है। फिर अगला समस्थानिक की परिभाषा अभी हम कर चुके थे। समस्थानिक अभी बताया था, जिसमें जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं पर भार अलग अलग होते हैं। तो ये इस अध्याय के महत्वपूर्ण। इसी प्रकार हम अध्याय 5 कोशिका, इस अध्याय में देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। तो कम विकसित कोशिकाएं जिनमें अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जो विकसित कोशिकाएं जिनमें केंद्रक और अन्य अंग स्पष्ट होते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। फिर हमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों के चित्र पता होना चाहिए। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे लाइजोसोम्स एकल झिल्ली से घिरी संरचना होती है जो बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचाकर कोशिका को साफ करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। फिर अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली वाला, इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है और कोशिका को प्रदान करता है। फिर हम देखें इस अध्याय में जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ये कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहीं इसका नीचे इसका उत्तर दिया है। कोशिका में आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। सूक्ष्म को देखने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी। तो ये सभी प्रश्न के उत्तर ही नीचे दिए गए हैं, आप आसानी से देखकर उनको याद कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को बीच में रोक कर भी प्रश्नों को आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर ये सत्य है, एक शब्द एक वाक्य वाले कि जीवन की मूल को इकाई क्या है, तो कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। तो यहाँ उत्तर दिए गए हैं। फिर ये सही जोड़ी बनाना है, तो सही जोड़ी में भी पहला जल का संवहन, जो जाइलम क्या होता है, तो जल का संवहन, तो ये इसका उत्तर। तो यहाँ पहले से लेकर 7 जो है, सातों उत्तर सही, सातों के सही उत्तर दिए गए हैं। इसी प्रकार हम देखें कुछ अतिलघुत्तरी प्रश्नों में, तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो सभी, उसका उत्तर होगा कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है और जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, इसलिए कोशिका को ही कहा जाता है। फिर एक आता है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराशरी विलयन तो ऐसा विलयन जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, इसे समपराशरी विलयन कहा जाता है। तो ऐसे विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। फिर अगला है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य क्या हो जाएंगे, तो जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण करना और दूसरा प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं। फिर यहाँ पर अंतर अगर लिखने के लिए आए तो हम देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि जब कोशिकाएं मृत हो जाती तो मृत कोशिकाओं को
एंजाइम की मदद से कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर इसी प्रकार है कि कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसका कारण यहाँ पर दिया गया, आप अच्छे से उसको याद कर लें। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो यहाँ अंतर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो इस प्रकार से अध्याय 1 से अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद करें और सभी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।